बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में मात्र उसकी एक बेटी थी। उसका नाम लाली था। बिरजू ने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। उसकी बेटी बहुत ही गुणवान और समझदार थी। उसी गांव में एक बलवंत सिंह नाम का लालची एवं बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और अपना हिस्सा निकालने के समय गरीब किसान की आधी खेती खुद हड़प लेता था। जमींदार बलवंत सिंह बहुत ही लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसला कर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों के सामने शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं। अब पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते थे। और मुझे देखो, मैं सिर्फ इनको आदेश देता हूँ और समय आने पर पूरी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। और यह गरीब किसान हमारे सामने हाँ हुजूरी करते रहते हैं और हमारा सारा काम करते रहे थे। दिमाग हो तो बलवंत सिंह जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। इन किसानों को कैसे इस्तेमाल करना है आप भली भांति जानते हैं। यहाँ क्या, यहाँ के अगल बगल के सभी गांव के किसानों पर आपका ही राज है। आपके बिना तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने इन बेवकूफ किसानों को ऐसे ऐसे शर्तों पर जमीन दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल में अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बात कर ही रहा होता है। तभी उसके पास एक बिरजू नाम का गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम बिरजू है, मैं पास के ही गांव बसंतपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्तें रखता हूँ। अरे हाँ मालिक, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। बताएं आपकी क्या शर्तें हैं। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद खेत में जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी है शर्तें मंजूर है। जमींदार से कागजी कार्रवाई करने के बाद अब बिरजू अपने घर चले जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार जी से खेत तो ठेके पर ले ही लिया है, अब इस पर खेती करना स्टार्ट कर देता हूँ। उम्मीद है इस खेत में अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। बिरजू दिन रात मेहनत करके उस खेत में फसल उगाता है। कुछ समय बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और बिरजू गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। बिरजू की उगाई हुई फसल की खबर जमींदार के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है, बिरजू अपनी फसल काट रहा है। इस साल बिरजू में बहुत अच्छी फसल उगाई है। उसने जो गेहूं की फसल उगाई थी वह तो एकदम लहरा रही थी। बिरजू ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में बिरजू आज कटाई कर रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चल कर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी फसल जमींदार साहब ले जाएंगे तो भी मेरे पास बच ही जाएगा। अरे बिरजू, तुमने तो फसल एकदम तैयार कर दिया है और इस बार की फसल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल उगाई थी और इस फसल को उगाने में मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ बिरजू, ये सब तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी ही होनी थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो लेकिन अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी।
मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। अब शर्त के मुताबिक जल्दी फसल का आधा हिस्सा निकाल और जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार बिरजू से सारी अच्छी फसल अपना हिस्सा लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर बिरजू मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी। बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीने बाद बिरजू की बेटी लाली, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वह वापस आ जाती है। गांव वापस आने के बाद जब उसने गांव का नजारा देखा तब उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? लाली बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार बलवंत सिंह जैसे लोग हम जिसे गरीबों का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फसल बलवंत सिंह जैसे जमींदार का जाते हैं। यहाँ पर ना तो अपनी जमीन है और ना अपने अधिकार। गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों को ऐसी दाहिनी स्थिति सुनकर लाली बहुत दुखी हो जाती हैं। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ। यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूँगी और उस लालची किसान को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन लाली बलवंत सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे लाली, तुम यहाँ कहो, क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतनी दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है, पढ़ लिख कर भी सब ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तों को सुन लो। आपकी क्या शर्तें हैं मालिक, बताइए। अरे ये तो एक बच्ची है, इसे एक ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता बिरजू हमेशा गेहूं की ही खेती करते हैं, तो ये भी गेहूं की ही खेती करेगी। अच्छा लाली सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले ही दिन लाली बलवंत सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अगले दिन से लाली अपने खेतों में काम करना शुरू कर देती है। लाली ने इस बार गेहूं की जगह आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब लाली और उसके पिता खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर लगते ही जमींदार बलवंत सिंह लाली के पास आता है। अरे लाली, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये कोई धान की खेती नहीं, ये तो आलू की खेती है। अरे ये क्या लाली, इस बार तुमने आलू की खेती की है? ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं ये घास फूस को लेकर क्या करूँगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह चालाकी दिखाते हुए लाली ने जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से में छोड़ आई। मालिक, आज तक पूरे गांव में किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये बिरजू की बेटी लाली आपको आसानी से बेवकूफ बनाकर चली गई। अरे ये बिरजू की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी, इसको अगली बार आने दो, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिन बाद लाली फिर से जमींदार के घर जाती है। कैसे है मालिक? अरे लाली, कहो क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी।
ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मेरी इस बार की शर्त अभी कान खोल कर सुन लो। लड़की, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लड़की, इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल का ऊपर का भाग मेरा ही होगा और नीचे का आपका। इस तरह लाली जमींदार से बात करके अपने घर आ जाती है। इस बार भी लाली दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। लाली इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिन के बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी हो जाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। आने दो उस बेईमान जमींदार को, उसको फिर से मजा चखाती हूँ। कुछ दिन बाद जमींदार लाली के पास आता है। जैसे ही जमींदार लाली के खेत के पास पहुंचा, गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस लाली ने इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। इस लड़की को तो मैं जितना सोच रहा था उससे भी कहीं ज्यादा होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? मालिक, मैं इस बार गेहूं की खेती लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का भाग मेरा है और नीचे का आपका। इस तरह लाली ने अपनी होशियारी से जमींदार बलवंत सिंह को दोबारा मूर्ख बना दिया और एक बार फिर जमींदार लाली की चतुराई देखकर तिलमिला गया। अरे मालिक, उस जरा सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो जुमरू, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार बलवंत सिंह क्या चीज है। लाली ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारे गेहूं अपने घर ले आई और फसल का कुछ हिस्सा गांव की जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। लाली और बिरजू बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो आज फिर से उस लालची जमींदार से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ। देखती हूँ इस बार वह जमींदार अपनी शर्त में क्या खुरापाती लगाता है। फिर से जमींदार के पास जमीन लेने पहुँच जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार बलवंत सिंह हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो लाली, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम जिस काम के लिए आई हो वह कम करो, यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, तुझे मेरी यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा तो ठीक है मालिक, अब मैं चलती हूँ। मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर लाली अपने घर चली जाती है और वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है और इस बार वह गन्ने की फसल लगाती है। कुछ लाली, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है, इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। मालिक, इस बार तो लाली का दिमाग भी चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है कि ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का तेरा। तुमने बिल्कुल सही कहा जुमरू, इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% यूज करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अब मैं भी देखता हूँ वह किसान की बेटी लाली कैसे बचती है। इस तरह बातें करते हुए दोनों खेत तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही खेत के पास पहुंचते हैं वह देखते हैं कि लाली ने इस बार गन्ने की खेती की है। मालिक, ये लाली तो आपकी भी अम्मा निकली, देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, इस लाली ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ भला, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। इस बार में मेरे हिस्से में घास फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस गरीब किसान की बेटी को। अरे मालिक, आप आइए, कैसे हैं आप दोनों? और आप दोनों आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं?
अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं मैंने आपको किस तरह बेवकूफ बनाया है। मालिक, बेवकूफ तो आप गांव वालों को बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपका ही होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे वो किसान की बेटी, मालिक को ज्यादा होशियारी बताने की जरूरत नहीं है। बेईमानी और मक्कारी में ये सब के बाप है। ये खेत हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ जुमरू, चुप कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी करनी का ही फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज हमें पहली बार किसी ने ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी है। अब मैं समझ चुका हूँ बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी तरीके से ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा और सभी किसानों को अपनी मेहनत का बराबर हिस्सा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरमे रखी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, इसलिए ना वो कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना कभी अच्छा खा पाता है। अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात वो खेतों में काम करता है। इसलिए इन किसानों के साथ बेईमानी करना और इन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं, इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह लाली अपनी होशियारी और समझदारी से सेठ बलवंत सिंह को सही रास्ते पर ले आती है और सभी किसानों को अपनी जमीन भी वापस मिल जाती है।